नमस्कार। आज की बात की शुरुआत करेंगे आज की दुख भरी खबर से। आज भारत रत्न देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। कई दिनों से बीमार थे, कोरोना डिटेक्ट हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया, सेहत में सुधार भी हो रहा था, लेकिन 3 हफ्ते पहले अचानक कोमा में चले गए। लंग इन्फेक्शन हुआ, रेनल फेलियर हुआ, वेंटिलेटर पर रखा गया, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन आज वो दुनिया को अलविदा कह गए। प्रणब मुखर्जी पार्लियामेंट के मेंबर रहे, योजना आयोग के वाइस प्रेसिडेंट रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, देश के राष्ट्रपति रहे। बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया, लेकिन मेरे लिए हमेशा प्रणबदा रहे। देश की राजनीति के बारे में, देश की विदेश नीति के बारे में, रक्षा के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, किसी चर्चा के बारे में, सरकार के बड़े फैसले के बारे में जब भी कुछ जानना होता था, समझना होता था, तो मैं प्रणबदा को फोन करता था और सेकंड में जवाब मिलता था। ज्ञान का भंडार थे, भारतीय राजनीति के एनसाइक्लोपीडिया थे। पूरे 50 साल राजनीति में रहे। 1967 में सियासत में आए और 1969 में राज्यसभा के मेंबर बने। 2002 तक लगातार राज्यसभा में रहे। 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़े और जीते, और इसके बाद 2012 में देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे भारत के राष्ट्रपति बने। 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया, और वाकई में प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान देना किसी सम्मान की प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। प्रणब मुखर्जी जीवन भर कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन एक बार जब राष्ट्रपति के पद पर बैठे तो किसी पार्टी के नहीं रहे। नए विचारों को, नए सुझावों को, नए प्रयोगों को हमेशा से प्रोत्साहित करते थे। 2018 में जब प्रणब मुखर्जी को आरएसएस के वार्षिक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर नागपुर बुलाया गया तो बड़ी चर्चा थी, सियासी तूफान उठा। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर गए, अपनी बात कही, संघ प्रमुख की बात सुनी। अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, गरीबों के उत्थान के लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। इसीलिए जैसे प्रणबदा के निधन की खबर आई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया और अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर उन्होंने दी। उसमें मोदी प्रणब मुखर्जी के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, और मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी दिल से प्रणब मुखर्जी का सम्मान करते हैं, उनके ज्ञान का, उनकी जानकारी का हमेशा लाभ उठाते रहे। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तब, और जब पद से मुक्त हो गए तब भी किसी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राय मशवरे की जरूरत होती थी तो प्रधानमंत्री का काफिला सीधे प्रणब मुखर्जी के घर की तरफ निकल जाता था। मेरा नाता प्रणबदा से इमरजेंसी के बाद से था। जब भी मिलते थे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। आपकी अदालत में 2 बार आए और मैंने उनसे तीखे सवाल पूछे और उन्होंने बड़े सीधे जवाब दिए, लेकिन कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि उलझाने वाले सवाल क्यों पूछते हो। हमेशा कहते थे जो जनता जानना चाहती है, जो पूछना ही चाहिए, आपका काम सवाल पूछना है, मेरा काम जवाब देना। और जब आपकी अदालत के 21 साल पूरे हुए, प्रणबदा राष्ट्रपति थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, मैं जब उन्हें बुलाने गया तो उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा, इस शो से तो मेरा पुराना नाता है, तुमसे मेरा पुराना नाता है। और जब वो कार्यक्रम में आए तो प्रणबदा ने जो कहा, उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि तुम्हें देश के 125 करोड़ लोगों ने जनता का वकील बनाया है, इस रोल को कभी मत छोड़ना। I am indeed very happy to be present on this happy occasion when Rajat's program Aapki Adalat have completed 21 years. I appeared a couple of times. That is not important. What is important? This program has manifested the strength of our democracy.
I have heard from him in some neighboring countries when he went. They expressed their wonder how he could mobilize persons from different spectrums of India's political life. They come, they respond. Even the ministers are subjected to grueling cross-examinations, and the program receives tremendous public support. While introducing, Rajat told us that in this program he became the prosecutor without having any legal degree or license from the court to argue in the court. That is not necessary, Rajat, because 125 crores people of this country have appointed you as the public prosecutor, and you should go on prosecuting the persons against whom you find something wrong has been done. Interest of the people, interest of the common man have been harmed. I wish you all success in your program, and please do not change your role. You be the public prosecutor of the people of India. प्रणब दा के ये शब्द मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने कराया। जीवन भर उनसे बहुत कुछ सीखा। एक जमाना था जब वो ग्रेटर कैलाश में रहते थे। मेरा घर भी उनके घर के पास में था। उस समय प्रिंट मीडिया में काम करता था। कई महीनों तक हम लोग मॉर्निंग वॉक पर साथ जाते थे और मैं मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता था। उन्हें राजनीति के इतिहास का एक एक दिन, एक एक तारीख याद थी, एक एक घटना याद थी। कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, एक एक बात उन्हें स्मरण थी। एक एक राजनीतिक घटना को जब एनालाइज करते थे तो लगता था कि राजनीति, इतिहास और दर्शन शास्त्र के कोई प्रोफेसर पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तब भी मैं उनसे लगातार मिलता था और उनकी हमेशा यही चिंता रहती थी कि राजनीति में कड़वाहट को कैसे कम किया जाए। विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन लोग साथ मिलकर काम कैसे करें। प्रणब मुखर्जी ने जब सियासत शुरू की, उसके अगले 20 साल तक देश में कांग्रेस का एक छत्र राज था। लेकिन जब प्रणब राजनीति के शिखर पर पहुंचे, उस वक्त कांग्रेस का दौर खत्म हो रहा था। गठबंधन की सरकारों का दौर था। जब प्रणब मुखर्जी देश के विदेश मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तब गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। और उस वक्त प्रणब मुखर्जी आपकी अदालत में आए तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा। उन्होंने घुमाया नहीं, इधर उधर की बात नहीं की, सीधे सीधे कहा, कोलिशन में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज करने पड़े अपने एलाइंस को खुश रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को एक गठबंधन की सरकार चलाने का, अलायंस की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस 45 years ruled with absolute clear majority. Therefore, it is more successful. हमारे मेरा सफलता ज्यादा है। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। कोalition means compromise. लेकिन आप तो आज भी इस बात के खिलाफ हैं कि कोalition की सरकार बननी चाहिए। नहीं, मुझे मान लिया कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय कर चुका है जो अभी कोalition चलाना जरूरी है, क्योंकि जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, जो कम्युनल फोर्सेस दे आर स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस, वो रुकने के लिए कोalition का जरूरत है। देखिए, कोalition चलाने से क्या होता है, आपकी सरकार के 2 मंत्री, एक लालू यादव, एक रामविलास पासवान, जो बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जब बिहार में चुनाव होता है उसके पहले पब्लिकली एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। एक तो कोalition का रजत जी, आपका तो जानकारी है, कोalition का तो ये धर्म है कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज करना। आप देखिए ना, ये तो आप 2 मंत्री का बात कर रहा है। 77 में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी भाई, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह एक दूसरे को खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं किया, चिट्ठी भी लिखा।
वो डॉक्यूमेंट्स पर आ गया। तो ये कोalition में कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन आपको मुश्किल तो होती होगी, एक मिनिस्टर की कार का शीशा टूट जाए, उसके लिए आपको रात में कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग करनी पड़े। हाँ, तो होता है। मिनिस्टर पर अटैक हुआ, हमला हुआ, तो उस पर तो होता है कभी कभी। और बाद में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने कहा कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ, सिर्फ पानी के पाउच फेंके गए थे। पानी का पाउच भी हेवियर हो सकता है। आप क्या बात करते हैं, 2 मन पानी का पाउच आपका सिर पर फेंक देंगे तो उनका तो इम्पैक्ट ज्यादा ही होगा। अब जरा सोचिए, ऐसे जवाब देने वाला दूसरा कौन हो सकता है? प्रणब मुखर्जी विरोधाभासों को हैंडल करने में, कॉन्ट्राडिक्शंस को हैंडल करने में महारत हासिल थी। अलग उनका अंदाज था, हर सवाल का जवाब उनके पास था। तथ्यों में, तर्कों में कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि बंगाल के थे, बंगला पर, अंग्रेजी पर तो जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन हिंदी बोलने में थोड़ा घबराते थे। इसलिए जब भी मैं उन्हें आपकी अदालत में आने के लिए कहते थे भाई मेरा हिंदी कमजोर है, अगर कुछ गलत बोल गया तो मुसीबत हो जाएगा। तो जब भी आए हिंदी में बोले, लेकिन संभल कर बोले और अच्छा बोले। और प्रणब मुखर्जी की मैं इस बात के लिए तारीफ करना चाहता हूं कि वो कुछ छुपाते नहीं थे, खुलकर बोलते थे। जब आपकी अदालत में आए, यूपी की सरकार थी, प्रणब दा देश के रक्षा मंत्री थे, सरकार में नंबर 2 की उनकी पोजीशन थी। उस वक्त विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ केसेस दर्ज हुए थे, विरोध हो रहा था। तो मैंने प्रणब दा से पूछा, विपक्ष सरकार पर बदले की भावना से काम करने का इल्जाम लगा रहा है, विरोधी दलों के नेताओं पर मुकदमे हो रहे हैं। इस पर प्रणब मुखर्जी ने कहा, विपक्ष के नेता सही कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पुरानी बातें याद दिला दी। अब प्रणब दा का यह अंदाज अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन का स्टेटमेंट यह है कि चूंकि ऑपोजिशन के लोगों ने दागी मंत्रियों का मामला उठाया था, उसको काउंटर करने के लिए उनके मंत्रियों के खिलाफ ये केसेस खोल दिया। हाँ, तो बात ऑपोजिशन का सही है, लेकिन उन्होंने मेहरबानी करके बताइए, राजीव गांधी वॉज किल्ड on 21st May 1991 and Rajiv Gandhi was made accused number 1 in a case of Bofors case, accused number 1. The man was not spared even after 12 years of his death and वो लोग आज आरोप लगा रहा है कि आप विंडिक्टिव है। मैं इंदिरा गांधी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी Before 77, she was Prime Minister of India for 11 years. And मणिपुर में कमीशन बैठा, तिरखा कमीशन। तिरखा कमीशन इंदिरा गांधी को नॉन अवेलेबल वारंट देकर दिल्ली से इंफॉल ले गया था। एलिगेशन क्या था ना, एक आदमी को पुलिस अरेस्ट किया फॉर पेटी थेफ्ट केस, लेकिन वो जो कमीशन का जज था तिरखा साहब, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये मामला को विचार करने के लिए, और वो कैसा थे, कौन सा सामान थेफ्ट हुआ, वो कुछ अंडा, few kgs of rice and a few sarees a person stole from his neighbor's house. लेकिन वो कमीशन में केस आया एंड कमीशन का चेयर, ये केस डिस्पोजल हो नहीं सकता जब तक इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया वो इम्फॉल आके इस मामला में एविडेंट वो कोर्ट का बिफोर कोर्ट लाइक योर आपका अदालत ही विल हैव टू अपीयर. इंदिरा गांधी वाज ड्रैग्ड फ्रॉम दिल्ली टू इम्फॉल in 1978 by Tirkha Commission. I am not talking of that. It is no question of vindictiveness. There are certain legal courses are to be taken. आपकी अदालत में कोशिश करके इतनी अच्छी हिंदी बोलने वाले प्रणब दा बहुत याद आएंगे. मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे. नरेंद्र मोदी सब जानते हैं घोर कांग्रेस विरोधी थे और प्रणब मुखर्जी जीवन भर कांग्रेस के बड़े नेता रहे. राजनीति के गलियारों में तमाम तरह के कयास लगाए गए. कोई कहता था राष्ट्रपति भवन अब सियासत का अड्डा हो जाएगा, कोई कहता था राष्ट्रपति भवन से सरकार के काम में अड़ंगे लगाए जाएंगे. लेकिन जिस डिग्निटी से प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन किया, जिस तरह से सरकार को सपोर्ट किया, वो अपने आप में एक मिसाल है. इसीलिए आज प्रणब मुखर्जी जैसे नेता के निधन की खबर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एक के बाद एक 4 ट्वीट करके प्रणब मुखर्जी के साथ अपने रिश्तों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को ट्वीट किया। एक तस्वीर में नरेंद्र मोदी प्रणब दा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं और ये वाकई में नरेंद्र मोदी के दिल की भावना है। उन्होंने लिखा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से भारत दुखी है। उन्होंने देश की विकास यात्रा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वो उत्कृष्ट कोटि के विद्वान और कद्दावर स्टेट्समैन थे। मोदी ने एक और ट्वीट किया, 2014 में दिल्ली में वो नए थे, लेकिन पहले दिन से ही उन्हें प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला। 2017 में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का विदाई समारोह था, तब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 3 साल हो चुके थे। मैं आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि 3 साल में उन्हें किस तरह प्रणब मुखर्जी का सहयोग मिला। मेरे 3 साल के अनुभव में मेरे लिए बड़ा अचरज था कि इतने साल तक सरकारों में रहे, सरकारों के निर्णायक पदों पर रहे, लेकिन वर्तमान सरकार के किसी निर्णय को उन्होंने अपने उन भूतकाल का न कभी तराजू से तोला, न कभी उसका उस रूप में मूल्यांकन किया। हर बात का उन्होंने वर्तमान के संदर्भ में ही मूल्यांकन किया। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी उनकी पहचान है। सरकार कई इनिशिएटिव लेती थी और मेरा ये सदनसीब रहा कि मुझे हर पल उनसे मिलने का अवसर मिलता था, खुलकर के बात करने का मौका मिलता था और बड़े ध्यान से हर चीज वो सुनते भी थे। कहीं सुधार की जरूरत होती तो सुझाव देते थे, ज्यादातर प्रोत्साहन देते थे। यानी एक गार्डियन के रूप में, एक फादरली फिगर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, उसको कायदा कानून से, दायरे से कहीं ऊपर अपनत्व से, प्यार से और इस पूरे राष्ट्र जीवन के परिवार के मुखिया के रूप में जिस प्रकार का उनका मार्गदर्शन रहता था, मुझ जैसे नए व्यक्ति को, जिसके पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं था, मैं एक राज्य में काम करके आया था, ये उन्हीं का कारण था कि मुझे चीजें समझने में, निर्णय करने में उनकी बहुत मदद रही। नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा, जो प्रणब दा से एक बार मिल लिया, जिसने उनके ज्ञान के सागर में गोता लगा लिया, जिसने उनसे कुछ सीख लिया, वो जीवन भर प्रणब मुखर्जी को भूल नहीं सकता। प्रणब मुखर्जी के जीवन को कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल थे, ज्ञान का भंडार थे, लेकिन इन सब से ऊपर बेहतरीन इंसान थे। देश और समाज को बहुत अच्छी तरह समझते थे, देशभक्त थे, सबको साथ लेकर चलते थे, सबका साथ, सबका विश्वास उन पर पूरी तरह फिट होता था। जिस भी मंत्रालय में रहे, विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, जहां रहे उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसीलिए मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। 3 बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री बना सकती थी। एक बार जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस वक्त प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी दोनों पश्चिम बंगाल में थे, एक साथ दिल्ली लौट रहे थे। जब राजीव गांधी ने उनसे पूछा कि अब किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, प्रणब मुखर्जी ने कहा जो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर है। प्रणब मुखर्जी सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे। राजीव गांधी को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजीव गांधी रातों रात प्रधानमंत्री बन गए, उन्हें शपथ दिला दी गई, लेकिन उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर भी नहीं बनाया और इस पर थोड़े दिन के लिए प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन फिर समझौता हुआ, वो वापस कांग्रेस में आ गए। 1991 में 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई। उस समय गांधी परिवार ने नरसिम्हा राव को जिम्मेदारी दी।
प्रणब मुखर्जी को किनारे किया और फिर तीसरी बार 2004 में मौका आया जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया। प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनने के सही उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना। अगर प्रणब मुखर्जी को अवसर मिलता तो मुझे लगता है कि देश का और भी कल्याण होता। वो देश की प्रगति को एक नई दिशा दे सकते थे। उनका अनुभव देश के बहुत काम आ सकता था और उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद ये साबित भी करके दिखाया। प्रणब मुखर्जी जमीन से उठकर आए थे, गरीब परिवार में पैदा हुए थे, 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, देश का सर्वोच्च सम्मान हासिल किया, जनता का प्यार हासिल किया, लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज भले ही प्रणब दा शारीरिक तौर पर हमारे बीच ना हो, लेकिन वो अनंत काल तक लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस से जुड़ी है। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। सुशांत ने मौत से सिर्फ 24 दिन पहले अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड और अकाउंट से जुड़े फोन नंबर्स को बदलने की रिक्वेस्ट की थी। मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत के व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स हैं। इससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इससे पता चलता है क्या सुशांत और रिया के झगड़े की वजह पैसा भी था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में आज सीबीआई ने एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और अब से थोड़ी देर पहले वो अपने वापस घर गई हैं और लगता ही है कि कल एक बार फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये सब होते हुए भी इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है कि आखिर 8 जून को सुशांत और रिया के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। अगर ये झगड़ा ना होता तो शायद उनकी मौत ना होती। इस रिश्ते में दरार क्यों आई? आज हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने जो जानकारी भेजी है उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि आखिर रिया और सुशांत के रिश्ते में जो खटास आई उसकी वजह क्या थी। अब तक इस केस में सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े तमाम लोगों के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, लेकिन आज मेरे पास में खुद सुशांत सिंह राजपूत की व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स हैं और ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सुशांत अपने पैसे की बर्बादी को लेकर फिक्रमंद थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिल रही थी कि उनके अकाउंट से पैसा कहां खर्च हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, क्योंकि सुशांत के बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक किए गए थे, जिन पर बैंक के एसएमएस जाते थे, वो सुशांत के अपने नंबर नहीं थे। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई से पूछताछ में बताया कि उसने सुशांत के फाइनेंस को कभी कंट्रोल नहीं किया। सुशांत खुद खर्चा करते थे और सारी जानकारी उनके पास होती थी। लेकिन बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने जांच एजेंसी को बताया कि 20 मई को सुशांत का उनके पास मैसेज आया था जिसमें उन्होंने अपने अकाउंट से अटैच्ड मोबाइल नंबर को बदलने को कहा था। सुशांत सिंह का बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में था। इस अकाउंट के थ्रू सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, बिहार पुलिस ने और मुंबई पुलिस ने, सारी जांच एजेंसियों ने कोटक महिंद्रा बैंक में जाकर जांच की। बैंक में काम करने वाले हर्ष पटेल सुशांत सिंह के रिलेशनशिप मैनेजर थे। हर्ष पटेल ने जांच के दौरान अपने बयान में कहा कि बेहिसाब खर्चों से परेशान होकर सुशांत ने कोटक महिंद्रा बैंक से अपनी सेविंग अकाउंट लिंक के नंबर बदलवाने के लिए उन्हें खुद मैसेज दिया था। वो जिन फोन नंबर पर मैसेज चाहते थे वो नंबर दिए थे। हर्ष पटेल के मुताबिक सुशांत का यह मैसेज 20 मई 2020 को दोपहर 3:24 पर आया था। हर्ष का कहना है कि सुशांत ने नए नंबर से उन्हें मैसेज किया। सुशांत ने मैसेज में लिखा, हाय हर्ष, दिस इज सुशांत सिंह राजपूत, प्लीज कॉल व्हेन यू कैन। हर्ष ने सुशांत को तुरंत फोन किया और तब सुशांत ने बैंक अकाउंट से जुड़े पहले वाले नंबर को बदलने की बात कही और उस नंबर को अकाउंट से लिंक करने को कहा जिससे उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया था। हर्ष ने अपने स्टेटमेंट में बिहार पुलिस को बताया था कि अगले दिन 21 मई 2020 को उन्होंने सुशांत को मैसेज करके पूछा था कि नया नंबर लिंक कराने के लिए सिग्नेचर की जरूरत होगी, इसके लिए फॉर्म भेजना है। तब हर्ष ने सुशांत से पूछा कि यह फॉर्म किस ईमेल आईडी पर भेजना है। हर्ष ने मैसेज में लिखा, हाय, आई विल रिक्वायर योर सिग्नेचर ऑन द फॉर्म, ऑन विच ईमेल आईडी शैल आई सेंड द फॉर्म। जवाब में सुशांत ने सैमुअल मिरांडा के ईमेल पर फॉर्म भेजने की बात कही। ये सारी बातें, सारे खुलासे हर्ष पटेल ने बिहार पुलिस की टीम को दिए गए बयान में किए जो मुंबई में सुशांत केस की तफ्तीश के लिए गई थी।
और नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। नीतीश, जो डिटेल्स आपने भेजी वो मैंने शेयर किए दर्शकों के साथ में। तो बैंक अकाउंट से सुशांत अपना जो मोबाइल का लिंक नंबर चेंज करवाना चाहते थे, तो क्यों, क्या वजह थी इसकी? देखिए, बातचीत के क्रम में हर्ष ने बिहार पुलिस को कुछ और भी जानकारी दी थी और हर्ष ने ये कहा था कि सुशांत जिस अंदाज में बात कर रहे थे, जिस तरह से ये सब कह रहे थे, उससे ये ऐसा लग रहा था कि वो चुपके कह रहे थे, थोड़े डरे हुए थे और वो चाहते थे कि इसकी भनक किसी को ना लगे। और यही बताता है कि सुशांत किस तरह से रिया और उसके परिवार के शिकंजे में थे, उससे निकलना चाहते थे। रिया ने साफ साफ कई बार कह दिया है कि वो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये तो सही है, लेकिन जो सुशांत का अकाउंट था उसका इस्तेमाल कौन करता था? वो रिया ही इस्तेमाल करती थी। 2 अकाउंट थे, एक अकाउंट जिसमें कि ज़्यादा रकम आती थी, जिसमें सुशांत के फिल्मों की कमाई आती थी और दूसरे जरिए से जो कमाई थी वो आती थी, और उसमें मुझे बताया गया है कि 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 2 करोड़ तक की रकम आती थी और खर्च भी उसी अनुपात में होता था। एक दूसरा अकाउंट था जो घरेलू खर्चों के लिए था और उसमें पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था। हर महीने लगभग 7-8 लाख रुपए घरेलू खर्च के लिए दिए जाते थे और उस अकाउंट का इस्तेमाल जो सिद्धार्थ पिठानी है और जो कुक हैं वो लोग करते थे। तो इस तरह से 2 अकाउंट था, लेकिन सुशांत इस बात से परेशान थे कि जो विड्रॉल होता है उसकी जानकारी उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो नंबर अब सुशांत के पास था नहीं, रिया ने अपने पास रख लिया था। इसलिए वो चाहते थे कि वो नंबर बदला जा सके और इसलिए उन्होंने हर्ष को फ़ोन मैसेज किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आगे उसमें फिर कोई बात नहीं हो सकी। आखिर क्या बैंक से कोई जानकारी मिल गई रिया को? क्या बैंक में कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने रिया को जानकारी दे दी? क्योंकि जो नंबर वो बदलवाना चाहते थे, इसके बारे में हर्ष को उन्होंने जो फॉर्म दिया था उसको भी भर कर भेजा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये कई ऐसे सारे सवाल हैं जो बताते हैं कि सुशांत जो है वो किस तरह से परेशान थे रिया के खर्चे से। राजा जी, नीतीश, एक बात बिल्कुल साफ है कि आज के ज़माने में बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, बैंक के रिकॉर्ड में अकाउंट में होती हैं, तो मुझे लगता है सच जरूर आएगा। लेकिन आपने जो जानकारी दी वो बहुत अहम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो बात हर्ष पटेल ने बताई उसे सिद्धार्थ पिठानी ने भी सीबीआई के सामने कंफर्म किया। आज एक बार फिर सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी के उस स्टेटमेंट की डिटेल भेजी है जो उसने सीबीआई के सामने दर्ज कराया है। इसमें सिद्धार्थ पिठानी ने माना यह बात सही है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करती थी, उनका पैसा खर्च करती थी। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि जनवरी 2020 में सुशांत ने जब उसे दोबारा काम करने के लिए बुलाया था, तब सिद्धार्थ ने सुशांत से कहा था कि वो इस बार पहले की तरह बिना सैलरी के काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, उसे अपने घर पर पैसा भेजना होगा। तो सुशांत ने उसे कहा था आपको 50,000 रुपए सैलरी दूंगा। सिद्धार्थ के मुताबिक इस बार जब वो जनवरी में सुशांत के पास पहुंचा तो वो परेशान दिखाई दिए, गले मिलकर रोने लगे, कहने लगे मुझे सबने छोड़ दिया। सिद्धार्थ के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत एक्टिंग छोड़ना चाहते थे, लोनावला के पावना में फार्मिंग करना चाहते थे या कर्नाटक में कुर्ग जाना चाहते थे। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि जब उसने रिया चक्रवर्ती के बारे में पूछा तो इसका जवाब सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने दिया। मिरांडा ने कहा कि रिया अब यहां नहीं है। सिद्धार्थ ने बताया कि सुशांत के पैसे से रिया की शॉपिंग वाली बात सैमुअल मिरांडा ने भी उसे बताई थी। सिद्धार्थ ने सीबीआई के सामने कहा कि मिरांडा ने उससे बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करती थी और बाद में सुशांत ने यहां तक कहा कि अब घर का खर्च कम करना है, 30,000 रुपए में ही महीने भर का खर्च चले, ऐसा इंतजाम करो। अब तक रिया चक्रवर्ती का दावा यह है कि उसने सुशांत का पैसा खर्च नहीं किया, उसे सुशांत के बैंक अकाउंट से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि रिया सुशांत के फाइनेंस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व तो थी। इसके अलावा श्रुति मोदी भी सुशांत के मैनेजर के तौर पर हिसाब किताब रखती थी। अब सीबीआई ने रिया और श्रुति दोनों से पूछताछ की है। असल में जो व्हाट्सएप सामने आए हैं उनसे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि रिया और श्रुति पार्टी के लिए ड्रग्स मंगवाते थे। इसी को लेकर आज श्रुति मोदी की तरफ से सफाई भी आई है। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने कई खुलासे किए। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने इस बात से इनकार किया है कि उसका ड्रग्स से कोई भी कनेक्शन था। रिया ने सीबीआई को बताया कि उसने न तो कभी ड्रग्स ली और न उसका ड्रग्स से कोई लेना देना है। लेकिन व्हाट्सएप चैट्स में रिया चक्रवर्ती एमडीएमए और
LSD जैसी ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी उन्होंने एक बार LSD लिया है। एक चैट में वो डूबी नाम की ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी। इस पर श्रुति के वकील अशोक सरावगी ने आज कहा कि सुशांत के घर में पार्टी होती थी, सुशांत ड्रग्स लेते थे, रिया भी ड्रग्स से अछूती नहीं है, उन्हें ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता था। सुशांत सिंह राजपूत, जहां तक मुझे खबर दी गई है, वो डेफिनेटली ड्रग्स लेते थे। ये कहना कि वो ड्रग्स नहीं लेते थे गलत है। और उनको मेनली जो है ड्रग्स का जो है सुहेल, अशोक, ये लोग जो है उनको ड्रग्स की जो है बेसिकली सप्लाई करते थे। उनके साथ दो उनके फ्रेंड भी बैठते थे, एक उसमें फीमेल थी जो साथ में ही उनके ड्रग्स लेते थे। वहाँ घर में भी कई बार रहते थे, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता था, मगर बदले में जो है सुशांत के साथ में उनको ड्रग्स लेने का मौका मिलता था। और रिया भी कह सकते कि अछूती नहीं थी, परंतु शी वॉज नॉट एडिक्ट और रेगुलर कोई लेने वाला हो। कभी सुशांत अगर ले रहे हैं वो जिद कर लेते थे तो शायद लिया होगा। आप ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने भी ड्रग्स लिया है? अछूती नहीं है। पेमेंट का जहाँ तक सवाल है, जहाँ हाउस एक्सपेंसेस अगर कुछ करने होते थे तो उसके अंदर श्रुति को जो है थोड़ी बहुत छूट दी गई थी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा दे सकते हो, आपको रीएम्बर्समेंट हो जाएगा, या कुछ पैसे के लिए जो है डिसीजंस उसको दिए गए थे। उसके अलावा कुछ नहीं था। उसे कोई मतलब नहीं है क्या सामान आ रहा है, उसको अगर इंस्ट्रक्शन मिलता था ये पैसे देने हैं तो वो दे देती थी। तो ये आप कह रहे हैं कि श्रुति मोदी किसी ड्रग पैडलर के या डीलर के संपर्क में नहीं थी? नहीं, कभी नहीं आई और कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं की और उन्होंने कभी किसी से बात भी नहीं की। अशोक सरावगी ने खुलकर बात की और कुछ ऐसी बातें बताई जो शॉकिंग है। श्रुति मोदी के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि सुशांत के परिवार को भी सुशांत के ड्रग लेने के बारे में जानकारी थी और उन्हें यह भी पता था कि सुशांत का ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। फिल्म लाइन के अंदर ये कोई नई चीज नहीं है। आज भी अभी तो चलो इतना मामला चल रहा है तो शायद पेडलर नहीं होंगे, वरना आप कॉमन में भी अगर फिल्म लाइन वाले इलाके में जाएंगे तो आपको ऐसे पेडलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ये कोई नई चीज नहीं है। तो और जहाँ तक परिवार का सवाल है, सारे परिवार के मेंबर्स को पता था क्या होता है। उनकी बहन जो है रेगुलर आती थी वहाँ पे, उनकी बहन ने सब कुछ देखा हुआ था, बल्कि कुछ पार्टीज में उनकी बहन भी ड्रिंक्स और स्मोकिंग जो है वो रेगुलर करती थी। इसलिए ये कहना कि परिवार को नहीं पता था, ये गलत बात है। परिवार को पूरा पता था कि सुशांत सिंह के घर में जो है वो ड्रग्स सुशांत ले रहा है, उसके फ्रेंड्स ले रहे हैं और वैसी पार्टीज हो रही हैं, ये उनके सारे परिवार मेंबर्स को पता था। और शायद एक चैट्स में आपने देखा होगा जो 26/11 का है, वो चैट से उनकी बहन खुद जो है हमारी क्लाइंट को बोल रही है कि इनके सारे प्रिस्क्रिप्शंस भेजिए, क्योंकि 27 को जो है तीनों बहनें उस वक्त यहाँ बॉम्बे में थी और 27 को तीनों बहनें और सुशांत जो है वो बॉम्बे के बाहर जा रहे थे, जिसके लिए बिजनेस क्लास का टिकट्स बुक किया हुआ था। तो उनकी बहनों का ये कहना था कि चूंकि सुशांत हमारे साथ जा रहा है तो उनकी कंटिन्यूटी के लिए, मेडिसिन की कंटिन्यूटी के लिए उन्हें प्रिस्क्रिप्शंस दे दिया जाए ताकि वो वहाँ पे उसका इलाज जो है जारी रखेगी। जिस प्रिस्क्रिप्शन की बात अशोक सरावगी कर रहे हैं उसकी एक कॉपी इंडिया टीवी के एंटरटेनमेंट एडिटर जोयता मित्रा ने मुझे भेजी है और जोयता ने सुशांत सिंह और उनकी बहन प्रियंका सिंह के बीच 8 जून 2020 को जो व्हाट्सएप चैट हुई उसकी डिटेल्स भी भेजी हैं। और इस चैट से इशारा मिलता है कि प्रियंका सिंह को अपने भाई की बीमारी के बारे में पता था। वो जानती थी सुशांत डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं और उन्हें एंजाइटी अटैक्स भी होते हैं। पता चला है कि 8 जून को जिस वक्त रिया सुशांत के घर पर मौजूद थी, उसी दौरान प्रियंका ने सुशांत सिंह राजपूत को दिल्ली से दवाओं का एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा था। इसमें एक हफ्ते तक लिब्रियम कैप्सूल और नेक्सिटो 10 mg टैबलेट और लोनाजैप टैबलेट लेने की बात कही। पता चला कि प्रियंका ने सुशांत को SOS यानी इमरजेंसी के लिए लोनाजैप टैबलेट साथ में रखने को कहा था ताकि एंजाइटी अटैक आने पर इसका इस्तेमाल कर सकें। बहन ने दवाएं बताई तो सुशांत ने यह भी कहा कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं को नहीं खरीद पाएगा। इसके बाद प्रियंका ने लिखा, सुशांत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी दोस्त के जरिए ऑनलाइन ये प्रिस्क्रिप्शन भेज रही है। इसी तरह सुशांत की बहन मीतू सिंह और सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी के बीच एक व्हाट्सएप कन्वर्सेशन सामने आया है। ये 26 नवंबर 2019 का है। इसमें
डॉक्टर परवीन दादाचंद जी का प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें भी सुशांत के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के नाम लिखे हैं। 26 नवंबर की इस चैट में मीतू श्रुति मोदी को लिखती हैं कि उन्हें डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी भेजें, और यह भी लिखा था कि वो उन डॉक्टर्स से मिलना भी चाहती है जो सुशांत के घर पर जाते हैं। इस पर श्रुति ने उन्हें मुंबई की मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर परवीन दादाचंद जी का प्रिस्क्रिप्शन भेजा, जिसमें सुशांत को दी जाने वाली दवाओं की पूरी डिटेल्स थी। चूंकि अब तक सुशांत के परिवार वाले इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उन्हें सुशांत के डिप्रेशन के बारे में, उनकी दवाओं के बारे में कोई जानकारी थी, अब सीबीआई परिवार वालों से इन व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछेगी। हालांकि आज सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के साथ साथ सिद्धार्थ पिछानी, रजत मेवाती, श्रुति मोदी और नीरज के साथ सुशांत के कुक केशव से दिन भर एक बार फिर पूछताछ की। हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और इस वक्त जयप्रकाश हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। अशोक सरावगी का जो बयान देखा हमने, उसने तो सुशांत सिंह के परिवार पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा जो जांच हो रही है उस पर? देखिए रजत सर, इसमें जितने किरदार हैं उन किरदारों की तरफ से अपने अपने बयान आ रहे हैं, और हर बार जो है बयान नए आ रहे हैं, हर बार नए एविडेंस आ रहे हैं, हर बार नए किरदार जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। आज का जो पूरा दिन है वो सेंटा क्रूज के डीआरडीओ दफ्तर से लेकर बेलार्ड पियर के ईडी दफ्तर तक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दफ्तर तक जो है बहुत ज्यादा एक्शन में रहा, और यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा के घर पर भी सीबीआई की टीम गई थी। आज ऐसे नए चेहरे जो है सीबीआई के पूछताछ में आए जिसमें जो पहले नहीं आए थे। जैसे आज श्रुति मोदी पहली बार आई, जो बिजनेस मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की जुलाई 2019 से लेके करीब फरवरी 2020 तक, और इसके अलावा जया शाह एक बार दोबारा आई, नीरज केशव, सिद्धार्थ पिठानी लगातार आ रहे हैं, रिया और शौविक लगातार आ रही हैं। आज वाटरस्टोन रिजॉर्ट के 3 कर्मचारी भी आए। तो आज एक तरफ सेंटा क्रूज के डीआरडीओ दफ्तर में ये पूछताछ चलती रही, 9 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली। दूसरी तरफ गौरव आर्या और जो कुणाल जानी नाम के 2 होटेलियर हैं उनसे लगातार पूछताछ चलती रही, और ये पूछताछ ईडी करती रही। ईडी के पूछताछ का मकसद ये था कि जो ड्रग चैट सामने आया है, क्या ये जो होटेलियर हैं ये ड्रग का धंधा करके अपने होटल का बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, इसमें काला पैसा कितना ये कमा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कितना है, इस बात की एक नई जांच शुरू हो गई आज। जी तो ये एक नई चीज आज सामने आई। 2 पैडलर गिरफ्तार हुए थे, उनसे भी कुछ नई जानकारी मिली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए जयप्रकाश। समय कम है, बहुत ज्यादा डिटेल्स आपके पास है, मैं जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के संबंधों को लेकर जो नई नई बातें सामने आई हैं, उससे एक बात तो साफ है, रिया और सुशांत के रिश्तों में दरार आ गई थी, और इसकी कोई एक वजह नहीं थी। कभी सुशांत की बहनों को लेकर तकरार हुई, तो कभी सुशांत के फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर तकरार हुई। सुशांत मुंबई फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर गोवा या कुर्ग जैसी किसी जगह पर बसना चाहते थे, लेकिन रिया मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से नाता नहीं तोड़ना चाहती थी, यह भी एक वजह थी। रिया नहीं चाहती थी कि सुशांत अपने फिल्म करियर पर विराम लगाएं, वो तो सुशांत के साथ फिल्में करना चाहती थी। सुशांत की बातें सुनकर अब यह भी लगा कि वो मानसिक रूप से परेशान तो थे। उनकी चैट्स देखकर पता चला वो डिप्रेशन का शिकार थे, और रिया पहले तो उनका इलाज करा रही थी, फिर रिया को लगा कि वो खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो रही है, उन्हें भी पैनिक अटैक हुए, तो उन्होंने सुशांत का घर छोड़ दिया और ये दरार बहुत बढ़ गई। इसीलिए सीबीआई को इस रहस्य तक पहुंचने में इतनी मुश्किल हो रही है, क्यों इसमें रिश्ते इन्वॉल्व हैं, इमोशन इन्वॉल्व हैं। हालांकि सीबीआई के कुछ अफसरों ने मुझे बताया है कि सीबीआई बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। सीबीआई के अफसरों ने दिन रात लगातार बहुत मेहनत की है, इस केस की एक एक तह तक पहुंचने की कोशिश की है, और इसकी परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली है। एक बड़ी खबर आज सरहद से आई। इस वक्त लद्दाख में इंडो चाइना बॉर्डर पर जबरदस्त टेंशन है। 48 घंटे पहले रात के अंधेरे में हमारे जवानों ने चीन की साजिश को नाकाम किया। हमारी सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे 500 चीनी सैनिकों को वापस भगा दिया। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। चिंता में डालने वाली खबर आपको बता दूं, इस वक्त लद्दाख में एलएसी पर
चीन के साथ जबरदस्त टेंशन है। चीन की फौज और भारत की सेना आमने सामने है। हालांकि पिछले 2 महीने से लगातार दोनों देशों के बीच फौज के लेवल पर, डिप्लोमेसी के लेवल पर इस झगड़े को सुलझाने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए बातचीत तो हो रही है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। लेकिन मीटिंग्स के बीच में भी चीन ने एक बार फिर से धोखा देने की कोशिश की। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात चीनी सैनिकों ने एक बार फिर हद पार करने की कोशिश की। पैगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की हिमाकत की। हालांकि हमारी फौज अलर्ट है। चीनी सैनिकों की हरकत को तुरंत पकड़ लिया गया, चेतावनी दी गई और इसके बाद यहां पर इंडियन आर्मी के जवानों की चीनी सेना के साथ झड़प भी हुई। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि सेना का कहना है कि चीन और भारत के सैनिक आमने सामने जरूर आए, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले ही संभाल लिए गए। भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। चाइनीज आर्मी पीएलए ने इस इलाके में स्टेटस बदलने के इरादे से घुसपैठ की कोशिश की थी। इंडियन आर्मी ने साफ किया कि इस झड़प में कोई भी भारतीय सैनिक घायल नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। पैगोंग त्सो के सदर्न बैंक का मतलब है फिंगर एरिया के ठीक सामने का इलाका, जहां भारतीय सेना की कमांडिंग यूनिट है। इसी इलाके में हमारे जवानों का चीन के सैनिकों से आमना सामना हुआ। फिलहाल टेंशन है, लेकिन दोनों देशों के फौजी अफसर चुशूल में बातचीत के जरिए शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी है। चीन की इस हरकत पर सरकार एक्शन में है, लेकिन इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSSG डोवल, विदेश मंत्री S जयशंकर, CDS बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MN नरवणे और एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया मौजूद थे। करीब 2.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में पैगोंग त्सो लेक के सदर्न बैंक के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी बात हुई। चीनी सेना ने हरकत ऐसे वक्त में की है जब अप्रैल मई से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए फौज के लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है। 5 दौर की बात के बाद भी मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है और अब सैन्य स्तर पर किए गए समझौतों को उल्लंघन करते हुए चीनी सेना ने एक तरह से इस तरह की कार्रवाई की, जिस पर बहुत आपत्ति है। इस वक्त LAC पर हालात कैसे हैं, इसकी डिटेल्स इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद के पास हैं और मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, क्या स्थिति है इस वक्त, ताजा हालात क्या है? रजनी जी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स के बावजूद भी एक बार फिर से शायद मनीष से संपर्क टूट गया। मनीष, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मनीष इस सारे मामले को बहुत गहराई से जानते हैं, उसकी हमेशा स्टडी करते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी रहती है, लेकिन आजकल तकनीक की समस्या है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। कोशिश करेंगे बाद में बात करने की। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चीन ने सरहद पर जो किया उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। चीन ने जिस भी मुल्क के साथ झगड़ा किया उससे लंबे वक्त तक खींचा, सही मौके का इंतजार किया। जो डर गया उसे डराकर अपना डोमिनेशन साबित कर दिया, जो नहीं डरा उससे बातचीत करता रहा। इसीलिए चीन की सरहद पर जो तकरार है वो लंबी चलेगी, झड़प भी होगी, बातचीत भी होगी। लेकिन पहले जो होता था उसके मुकाबले आज 2 चीजें अलग हैं। एक, नरेंद्र मोदी एक डिसाइसिव लीडर हैं, वो बड़े फैसले लेने में डरते नहीं हैं और ये बात चीन को अच्छी तरह मालूम है। वो अब ये अंदाजा लगा रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत किस सीमा तक जाएगा। और दूसरी बात यह कि इस समय दुनिया के तमाम मुल्क चीन के बरखिलाफ हैं और चीन को भी अभी अमेरिका का मुकाबला करना है, यूरोप का मुकाबला करना है। इसलिए मुझे लगता है कि चीन के साथ सरहद पर जो तनाव है, जो बॉर्डर पर जो टेंशन है, वो अभी थोड़ी लंबी चलेगी। लेकिन मुझे यह भी पता चला है कि भारत की तैयारी पूरी है। चांगला पास के आगे बहुत सारी जगहों से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। चीन को कन्वे कर दिया गया है कि भारत की फौज अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस साल गुजरात में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कच्छ और सौराष्ट्र जैसे इलाकों में नॉर्मल से 150
2.5 गुना बारिश हुई है। राज्य का हर डैम ओवरफ्लो है। बाढ़ से गुजरात का कितना नुकसान हुआ, कितनी बेहाली है, इसकी तस्वीरें ब्रेक के बाद। पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, खतरा है। और दूसरी तरफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात में है। गुजरात में बारिश ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कच्छ रीजन से आमतौर पर सूखे की खबरें आती थी, लेकिन इस बार वहां 2.5 गुना ज्यादा बरसात हुई। गुजरात के ज्यादातर डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से सरदार सरोवर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। राहत और बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कोशिश कर रही हैं कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए। ये तस्वीर गुजरात के सुरेंद्रनगर की है। लगातार बारिश की वजह से बरसाती नाले में अचानक तूफान आ गया और 2 लोग बहने लगे। इन दोनों ने पानी से बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि इनके पांव टिके नहीं। पानी की तेज धार के साथ ये लोग काफी दूर तक बहते चले गए। किस्मत अच्छी थी कि आगे जाकर गांव वालों ने उन्हें बचा लिया। बाढ़ के कारण नदियों में आई पानी से रास्ते में आने वाली हर चीज को इसका बहाव बहा कर ले जा रहा है। नर्मदा जिले में नदी के किनारे बना एक मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आकर गिर गया। नर्मदेश्वर मंदिर नदी के तट पर ही था। मंदिर की सीढ़ियां नर्मदा नदी से मिलती हैं। इस नदी में स्नान करके लोग नर्मदेश्वर धाम मंदिर में पूजा करने आते थे, लेकिन गुजरात में कल से इतनी बारिश हो रही है कि नर्मदा नदी में इतना तूफान आ गया है कि वो अपने तटबंधों को तोड़कर बह रही है और मंदिर भी इसकी चपेट में आ गया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल की प्रतिमा है, इसके आसपास भी बाढ़ जैसे हालात देखे जा सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे है। हालांकि मूर्ति इतनी बड़ी और इतनी मजबूत है कि बारिश या बाढ़ से इस पर कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर भी आप देखेंगे किस तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए पानी का सबसे बुरा असर पड़ा है गुजरात के भरूच जिले में। डैम के 23 गेट से 10 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में डाल दिया है, जिसकी वजह से भरूच के गोल्डन ब्रिज के पास नर्मदा नदी का पानी खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर बह रहा है। बाढ़ की वजह से भरूच जिले के 30 गांव और शहर के निचले इलाकों में करीब 5000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। आप देख सकते हैं भरूच शहर में किस तरह बाढ़ का पानी भरा हुआ है। घर, दुकान, गोडाउन सब पानी में डूबे हुए हैं। पूरा शहर सन्नाटे में है। सड़कें पानी में हैं। सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि गाड़ियां चल सकें, इसलिए लोगों ने एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने के लिए नाव उतार दी है। जहां सड़कें होती थी वहां पर नाव चल रही है और इसी से सामान की सप्लाई भी हो रही है। जामनगर में सैलाब की वजह से 2 लोगों की जान जाते जाते बची। इस बाइक सवार को लगा कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा नहीं है, वो अपनी बाइक निकाल लेगा, लेकिन बीच बहाव में उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा, दोनों बहने लगे। बाद में इन दोनों ने खुद को किसी तरह बचा लिया, लेकिन बाइक बह गई। और मैं आपको गुजरात से एक और इंटरेस्टिंग खबर दिखाता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्रिक्शन टेस्ट किया। इस टेस्ट में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को रनवे पर दौड़ाकर रनवे की ग्रिप की टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए गाड़ी के पीछे एक स्पेशल डिवाइस लगी होती है जो टेक्सचर लॉस की राइडिंग नोट करता रहता है। लेकिन फ्रिक्शन टेस्टिंग रेगुलर इंटरवल में की जाती है, लेकिन बारिश के सीजन में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है। इसकी वजह यह है कि बरसात के दौरान रनवे गीला होता है और लैंडिंग के कारण प्लेन के स्किड होने की, ओवरशूट करने की वजह खतरा बढ़ जाता है। आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कैसे युग का अंत हुआ, प्रणब मुखर्जी को नरेंद्र मोदी पिता के समान क्यों मानते थे, कैसे वो छात्र नेता से राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, भारत रत्न बने,